हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th की समरी को कवर करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लास 3rd to 5th की एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस पार्ट में भी हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इसके साथ साथ आप नोट्स एंड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को एंड इस वीडियो को भी आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा बिकॉज अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेन 15 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। बाकी के पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, सभी का लिंक जो है मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन चेक आउट एंड आप बाद में भी इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत लास्ट पार्ट की और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है असम के बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है असम के घरों की विशेषताओं के बारे में। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस प्रकार के जो घर होते हैं वो असम में पाए जाते हैं और इनको बनाने का रीजन ये होता है क्योंकि भारी बारिश होती है यहाँ पे, इसीलिए ऊंचाई से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये घर का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हो कि घर जो है वो एक जो है खंबे से ऊपर घर को बनाया गया है, ठीक है। और अंदर किसका यूज किया गया है? लकड़ी और बांस का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है आपको कि जो हाउसेज हैं इन असम, हाउसेज आर 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घरों को बनाया जाता है। दे आर मेड फ्रॉम बैम्बू एंड वुड और इनसाइड भी, अंदर भी इनको यूज किया जाता है। और असम में बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं, याद रखना। असम में जो पुल होते हैं वो बांस या रस्सी की सहायता से बनाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, असम में बारिश होती है। तो ये है असम के घरों की विशेषताएं। वहाँ का जो वेदर होता है मोस्टली वहाँ पे बारिश होती है, इसीलिए यहाँ के लोग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे अपने घरों को बनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है बिहू के बारे में। तो माघ बिहू जो है वो 14 से 15 फरवरी असमिया कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 से 15 फरवरी को माघ बिहू एक फेस्टिवल है जिसको मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहा जाता है, ठीक है। पहले दिन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे उरुका कहा जाता है, याद रखना। यहाँ पे क्या किया जाता है इस दिन? यहाँ पे ऑन दिस डे टेम्परेरी शेड्स यानी कि छप्पर बनाए जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? भेल घर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? भेल घर बोलते हैं। फिर है बोरा इज अ वेराइटी ऑफ राइस ईटन इन आसाम विच बिकम्स स्टिकी आफ्टर कुकिंग। यहाँ पे एक वेराइटी ऑफ जो राइस है वो पाया जाता है जिसको बोरा कहते हैं। तो बोरा क्या है? एक चावल की किस्म है जिसको पकाया जाता है और उसके बाद वो कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है, जो कि असम में पाया जाता है। और ये कब बनाया जाता है? जो माघ बिहू फेस्टिवल है, जो पहला दिन होता है उरुका, उस दिन यहाँ पे एक प्रकार का चावल बनाया जाता है जिसको बोरा कहा जाता है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम व्हेन न्यू क्रॉप ऑफ राइस इज हार्वेस्टेड। तो यहाँ पे बिहू का त्योहार का जिक्र किया गया है। आपको याद रखना है कि बिहू कहाँ मनाया जाता है। तो असम में बिहू मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब भी कोई फसल है, जो फसल है वो पक जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मेनली राइस की जो फसल है उसको जब काटा जाता है पकने के बाद, तब यहाँ पे बिहू फेस्टिवल को मनाया जाता है। भेला हाउसेज आर मेड ऑफ ग्रास एंड बेम्बू। यहाँ पे घर बनाए जाते हैं जिसको भेला कहा जाता है। और ये किससे बनाए जाते हैं? वहां पे जो भी ग्रास है, मतलब जो घास है या जो बेम्बू है, उसकी मदद से भेला बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का घर है। फिर आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई को आग पर रख करके यहाँ पे क्या बनाया जाता है? पुट द टाउ यानी कढ़ाई को फायर पे रख दिया जाता है, बॉईल किया जाता है उसमें वाटर। एंड यहाँ पे राइस को बनाना लीव्स के साथ वहाँ पे केले के पत्ते से ढक करके बनाया जाता है, ठीक है। और थोड़ी देर में जो चेवा राइस है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक और राइस का टाइप आया है, चेवा, ठीक है। तो ये क्या है? चेवा बनाने की रेसिपी है, जहाँ पे क्या किया जाता है? जो कढ़ाई है उसको आग पे रखा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है,
और फिर उसमें जो है राइस है और बनाना लीफ से उसको कवर करके चेवा राइस बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइस का जिक्र हुआ, एक होता है चेवा, एक होता है बोरा राइस, दोनों को बनाया जाता है। वुमेन वेयर येलो क्लोथ्स, गर्ल्स वेयर कलरफुल मेलखा शीट, यानी कि मेलखा शीट पहनती हैं लड़कियां रंग बिरंगे। एंड जो स्त्रियां हैं वो ज्यादातर यहाँ पे पीले वस्त्रों को धारण करती हैं। भात सुक्तो इज कॉल्ड राइस एंड स्टॉक वेजिटेबल। यहाँ पे भात शुक्तो किसको कहा जाता है, चावल और जो वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सारे उससे मिल करके जो बनता है उसको भात शुक्तो कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो हैं आपको इन सारे टर्म्स को अच्छे से याद रखना है। कोई सा क्वेश्चन कहीं से भी यहाँ पे एनसीईआरटी से फ्रेम हो जाता है आपके सीटेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, और राजस्थान में राजस्थान के घरों से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान के जो घरों की विशेषता है वो क्या है कि यहाँ के जो घर है वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। और जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो इस प्रकार का घर होता है जहाँ पे जो दीवारें हैं वो इनकी बहुत मोटी होती है। ठीक है, दीवारें मोटी होती हैं और यहाँ पे जो छतें होती हैं वो आप देख सकते हो झाड़ियों की होती है। ये छत जो है ये कटीली झाड़ियों की है, कांटों की जो झाड़ियां हैं बेसिकली वो, ठीक है, सूखी झाड़ियां जो होती हैं। और जो दीवारें हैं उनको बहुत ही मोटा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ की घरों की विशेषता है, राजस्थान की घरों की विशेषता है। टैंक इन राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड टंका, यानी कि जो टैंक है उसको टंका बोला जाता है राजस्थान में। एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो पानी का बंदोबस्त कैसे करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो वे अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर एक टैंक बनाते हैं और अपनी छतों की ढलान बनाते हैं ताकि बारिश का जितना भी पानी है वो उनके टैंक में गिर जाए और फिर उसे छान करके यहाँ पे लोग उपयोग में लाते हैं। और यहाँ बारिश कम होती है इसीलिए ये एक तरीका है पानी को बचाने का। पानी को यहाँ पे लोग प्रिजर्व करके रखते हैं इस तरह से। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता थी। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी से लेप करके जो है जो आप आंगन देख रहे हैं या जो ये आप यहाँ पे सरफेस देख रहे हैं इसको मिट्टी से लेपा जाता है। और जो दीवारें होती हैं इसकी बहुत मोटी होती है और जो छतें हैं वो झाड़ियों से बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेकला गांव कहाँ पर है। 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालरा पाटन या झलवाड़ में है। तो यहाँ पे झलवार जिले में एक गांव पाया जाता है जिसको टेकला कहा जाता है। ठीक है, ये एज इट इज याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है, तो खेजड़ी का वृक्ष जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। तो पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज इन जोधपुर राजस्थान स्टूड अप टू ट्रीज 300 years ago to save them from cutting trees। अब याद रखना कि यहाँ के जो लोग हैं 300 साल पहले की बात हो रही है। राजस्थान में लोगों का समुदाय रहता था जिसको बिश्नोई कहा जाता था। तो जो बिश्नोई लोग थे वो ट्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे। एंड जो एक विलेज था वहां पे जोधपुर में, उस विलेज का नाम था खेजड़ली विलेज। तो खेजड़ली विलेज में खेजड़ी नामक पेड़ पाया जाता था जिसको बचाने के लिए इन्होंने जो है रक्षा की थी। ठीक है, एंड ये आपको याद रखना है कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, खेजड़ली गांव में पाए जाते हैं। तो नाम भी गांव का खेजड़ी के वृक्ष के से मिलता हुआ है। और यह पेड़ मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है जहाँ पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वहां पे इस तरह की ट्री पाया जाता है। बेसिकली राजस्थान में ही पाया जाता है। और यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए संघर्ष किया 300 साल पहले, वो लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, अब इस पेड़ की विशेषता क्या है कि इसकी छाल औषधि बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। तो आपसे यहाँ पे खेजड़ी ट्रीज की विशेषताएं पूछी जाएंगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ये आपको याद रखना है खेजड़ी के बारे में कि खेजड़ी ट्री जो है वो खेजड़ली विलेज में पाया जाता है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है एंड इसके फलों से सब्जियां बनाई जाती है। और वहाँ के जो भी जानवर वहाँ रहते हैं वो इस पेड़ के पत्तों को खाते हैं और खा के ही वो वहाँ पे अपना सर्वाइवल करते हैं। तो ये खेजड़ी पेड़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी
जो आपका संयुक्त अरब अमीरात में आता है। और अबू धाबी जो है ये कंट्री है जो कि डेजर्ट एरिया में आता है, एंड यहाँ की जो भाषा है वो अरबी है। यहाँ पे पानी बहुत प्रेशियस है, बिकॉज पानी यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, पानी से ज्यादा यहाँ तेल पाया जाता है जिसको पेट्रोलियम बोला जाता है। तो पानी बहुत प्रेशियस है, क्योंकि यहाँ पे ना ही लेक है, ना रिवर, ना यहाँ पे बारिश होती है, ना यहाँ पे रिवर्स हैं, ठीक है, इसलिए पानी यहाँ पे बहुत प्रेशियस है। हेयर देर इज अ ऑयल अंडर सैंडी ग्राउंड। यहाँ पे क्या है कि जो सैंडी ग्राउंड है, जो रेतीली जमीन है, उसके नीचे तेल पाया जाता है जिसको पेट्रोलियम कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कौन से वृक्ष यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो खजूर के जो पेड़ है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बिकॉज ये रेगिस्तानी इलाके में ये पेड़ पाए जाते हैं, तो खजूर के पेड़ यहाँ बहुत मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ की करेंसी याद रखना, यहाँ की करेंसी होती है दिरहम। ये जो करेंसी है इसको दिरहम बोला जाता है, अबू धाबी की मुद्रा। एंड अबू धाबी में सैंड के और जो सैंड ड्यून्स है या सैंड माउंटेन्स है वो पाए जाते हैं, यानी कि रेत के बड़े बड़े पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं अबू धाबी में, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि यहाँ के लोग सूती वस्त्रों को ज्यादा पहनते हैं, यहाँ के लोग जो है कॉटन वस्त्र ज्यादा पहनते हैं, बिकॉज इधर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो दो चार पॉइंट क्या है, कौन सा ट्री फेमस है यहाँ पे, खजूर का ट्री, एंड इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। यहाँ पे ऑयल जो है वो रेतीली जमीन के नीचे पाया जाता है, पानी बहुत प्रेशियस है, यहाँ की भाषा अरबी है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबू धाबी के बारे में। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड और मनाली के बारे में। तो उत्तराखंड के बारे में वैली ऑफ फ्लावर्स याद रखना है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल खिलते हैं और इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर देख देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में है। ओके, उसके बाद मनाली में घर की विशेषता से क्वेश्चन आता है। मनाली के घर जो है वो कैसे हैं, यहाँ पे छत जो है आप देख सकते हो, पत्थर और लकड़ी से घरों को बनाया जाता है। छत जो है वो ढालवा होती है, इस तरह से ढलान वाली छतें यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए जो यहाँ के घर आप देखेंगे तो वो पत्थर और लकड़ी दोनों के आपको मिलेंगे। तो पत्थर और लकड़ी के घर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, मनाली में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहार के बारे में। बिहार से एक फेमस क्वेश्चन यहाँ बनता है, बिहार की फेमस मधुबनी पेंटिंग। तो आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये मधुबनी पेंटिंग है। इस पेंटिंग की विशेषता ये है कि जो जो ये पेंटिंग का नाम पड़ा है वो बिहार के मधुबनी जिले पे इसका नाम पड़ा है। और जब भी कोई त्योहार या कोई खुशी का मौका होता है तो घर की दीवारों में, आंगन में इस तरह की पेंटिंग की जाती है। इस पेंटिंग को बनाने का जो तरीका है वो काफी अलग है। यहाँ पे चावल का उपयोग किया जाता है, चावल का पेस्ट बना करके उसके अंदर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, यानी नेचुरली बहुत ज्यादा इसको बनाया जाता है। चावल को पीस करके उसमें या तो नील डाल देंगे नीला करने के लिए, हल्दी पीले के लिए, फूल डाल देंगे, वृक्षों के रंग यहाँ पे डाला जाता है, छाल वगैरह डाल करके रंग बनाए जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका है कि चावल को के पेस्ट में रंगों को मिलाया जाता है, और जो चित्र होते हैं उसमें अलग अलग आकृति, जो बेसिकली प्राकृतिक जो चीजें हैं उसको यहाँ पे उकेरा जाता है, जैसे कि फूल है, वृक्ष है, पक्षी है, मछली है, मनुष्य है, पशु है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें पेंटिंग को, तो यहाँ आपको देखिए, आपको यहाँ पे बर्ड भी नजर आएंगे, आपको यहाँ पे साइड में मछलियां भी नजर आएंगी। तो इस तरह की जो प्राकृतिक नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग बहुत पुरानी है, इसका नाम इसी बिहार में फेमस डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के नाम पे इसका पड़ा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो लद्दाख से आता है, एक तो आता है कि लद्दाख के घर कैसे होते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं जिसको आगे बात करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख के मरुस्थल के बारे में। तो लद्दाख का जो मरुस्थल है उसको शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाउसेस जो होते हैं इनकी अलग विशेषता होती है, जहां से आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनेंगे। सो द हाउसेस ऑफ लद्दाख आर ऑफ स्टोन whose roof and floor
आर ऑफ वुड, यानी कि जो आप घर देख रहे हैं इस तरह के, अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ के घरों के बारे में। घर जो है वो ज्यादातर पत्थर के बने होते हैं और इनकी छत और जो फर्श होती है वो लकड़ी के होते हैं। इनकी दीवारें मिट्टी से होती हैं और इस पर चूने की मोटी परत को चढ़ाया जाता है। क्या है इनके घरों की विशेषता? कि यहाँ पर एक दो मंजिल के भवन है, यानी कि ज्यादा बहुत लंबे लंबे मतलब 4-5 मंजिल के घर नहीं होते हैं, एक दो मंजिल के घर है। घर यहाँ पे पत्थर के होते हैं और इनकी छत और फर्श जो होती हैं वो लकड़ी के हैं। बारिश यहाँ बहुत कम होती है और यहाँ पे इसलिए हमें पेड़ देखने को ज्यादा नहीं मिलते हैं। जो भी घर है उसमें आप देखेंगे कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये चूना है और इस चूने की मदद से मिट्टी की मोटी परत को यहाँ चढ़ाया जाता है। यहाँ पे इन घरों में सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है एंड जो पेड़ों के मोटे तने हैं वो इनको मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी जानवर यहाँ के लोगों के पास होते हैं उन जानवरों को कहाँ रखा जाता है? ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता है। तो जानवरों को ये लोग नीचे रखते हैं और जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो ये लोग खुद भी ग्राउंड फ्लोर पे आकर के रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी यहाँ पे खिड़की नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर है कि दीज पीपल ड्राई फ्रूट्स इन समर सीजन, यानी कि ये क्या करते हैं? दीज पीपल ड्राई फ्रूट्स इन समर सीजन, यानी जो भी फ्रूट्स यहाँ पाए जाते हैं उनको ये समर सीजन में उनको सुखाते हैं और फिर उनको विंटर में यहाँ के लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है लद्दाख के लोगों का किस तरह से रहन सहन होता है, कैसे उनके घर होते हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन घरों से ही पूछा जाता है। घर यहाँ पे क्या है? दीवारों की मोटी परत है, चूने से इसको इसको मोटा बनाया जाता है और जो छतें हैं और जो यहाँ पे आप फर्श देखेंगे वो लकड़ी के होंगे एंड जानवरों को ये नीचे रखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एंड जब इनको ठंड लगती है तो ये लोग भी नीचे आ जाते हैं जहाँ कोई भी खिड़की नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये है लद्दाख के घरों की विशेषता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे चांगतांग के बारे में। चांगथांग क्या है? तो चांगतांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो भारत के लद्दाख के क्षेत्र से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। यानी कि अगर हमने अभी जैसे लद्दाख के बारे में बात किया उसी के अगर आप दक्षिण पूर्व क्षेत्र तक देखेंगे तो एक चांगथांग जो प्लेटू है, ऊंचा पठार है, वो पाया जाता है। और यहाँ पर चांगथांग नामक स्थान पे चगम्पा नामक एक प्रजाति रहती है। तो यहाँ की जो प्रजाति है उनको क्या कहा जाता है? यहाँ के लोगों को चंगम्पा कहा जाता है। तो चंगम्पा जो लोग हैं ये 5000 टोटल लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं चांगथांग इलाके में। और इनके पास एक स्पेशल प्रकार की बकरी पाई जाती है जिससे कि जो शॉल है, पश्मीना शॉल है, वो ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि चंगम्पा लोग एक प्रजाति है जहाँ लोग रहते हैं। लगभग 5000 लोग इस प्रजाति में पाए जाते हैं जो चांगथांग नामक इलाके में रहते हैं, जो कि तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में, और ये भारत के लद्दाख से दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। यहाँ के लोग जो अपने टेंट बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? रोबो कहते हैं। ठीक है, राबो। तो राबो यहाँ के टेंट को कहा जाता है, राबो या रोबो आई थिंक कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। और चंगम्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको चांगथांग बोला जाता है। रेबो कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना राबो नहीं होता है गाइस, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे रेबो कहा जाता है। ठीक है, जो यहाँ के टेंट होते हैं, जो लोग इस टेंट में रहते हैं रेबो नामक टेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेबो होगा। ठीक है, राबो नहीं होगा, रेबो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेबो का अर्थ क्या यहाँ पे बोला गया है? रेबो का अर्थ है कि तंबू के पास एक ऐसा स्थान जिसे वे हिसाब कहते हैं जहां वे अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। बेसिकली रेबो जो टेंट ये लोग बनाते हैं वहां पर ये लोग क्या करते हैं? अपनी बकरियों को और अपनी भेड़ों को ये क्या करते हैं? वहां पे रखते हैं। ठीक है, these people take their goats to graze at a height and cool place which makes goats hair thick and soft। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग जो चांगम्पा नामक जो प्रजाति है, यहाँ के जो लोग हैं चांगम्पा लोग, ये रेबो नामक टेंट अपने बनाते हैं और उस रेबो में क्या करते हैं? अपने जो भी गोट है, जो बकरियां इनके पास होती है खास प्रकार की,
या जो भेड़ बकरी है उसको क्या करते हैं, उनको कूल प्लेस पे रखते हैं ताकि जो उनके हेयर है वो और ज्यादा क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और इन हेयर से ही वो क्या बनाते हैं, जो पश्मीना शॉल है उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। सो द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल के बारे में याद रखना कि पश्मीना शॉल चंगम्पा लोगों द्वारा पाले गए बकरी के बालों से बनाई जाती है। यानी कि ये जो चंगम्पा लोग हैं यही लोग पश्मीना शॉल बनाने का काम करते हैं, और जो बकरी भेड़ ये लोग पालते हैं, जो बकरियां पालते हैं, वो ठंडी जगहों पे रखते हैं ताकि इसके जो बाल हैं वो और सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये लोग भी 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही रहते हैं। ठंड में तापमान 0 सेल्सियस डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। बकरी के शरीर पर बालों का एक कोट बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इसमें देखेंगे, अ कोट ऑफ हॉट एयर इज फॉर्म्ड ऑन द गॉड्स बॉडी, सम ऑफ दीज हेयर्स फॉल्स इनटू द गॉड्स इन समर एंड विच आर यूज्ड टू मेक पश्मीना शॉल। यानी कि ये जो बकरियां हैं ये खास प्रकार की बकरियां होती हैं जिनके बाल बहुत ही नर्म, बहुत ही पतले होते हैं, और इन्हीं पतले बालों का उपयोग करके पश्मीना शॉल को तैयार किया जाता है। और इन बकरियों का एक बाल इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल के बराबर होता है। यानी कि अगर इनके 6 बालों को जोड़ा जाए तब जाके हमारे एक बाल की मोटाई होगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हमारे एक बाल की मोटाई जो है वो इसके 6 बालों के बराबर है, इतने पतले इस बकरी के बाल होते हैं। तो ये याद रखना। दीज शॉल्स आर मेड बाय हैंड, इनको हाथों से बनाया जाता है और इनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। ये पश्मीना शॉल आप देख सकते हैं, और ये जो है हाथों से बनाया जाता है। लगभग 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को तैयार करने में, और एक पश्मीना शॉल के अंदर 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। दिखने में ये शॉल बहुत पतली सी है, लेकिन इसकी इसकी जो गर्माहट है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। कौन से लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं, तो चंगम्पा लोग बनाते हैं जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं, और यहाँ पे जो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी है वो हमें मिलती है इस शॉल से। एक बाल इतना पतला है कि हमारे 6 बाल के बराबर है, और 250 घंटे लगते हैं इनको बनाने में। ठीक है, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में 2 प्रकार की साड़ियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की एक जो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो वीविंग करते हैं, बुनाई है। ठीक है, एक होती है पोचमपल्ली और एक है कलमकारी। तो ये जो बुनाई का प्रकार है, ये बुनाई का प्रकार साड़ियों में दिखता है। पोचमपल्ली साड़ियां और कलमकारी जो बुनाई है उससे रिलेटेड साड़ियां जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो 2 प्रकार के यहाँ पे साड़ियों का जिक्र किया गया है या बुनकारी का जिक्र किया गया है। एक है पोचमपल्ली, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पोचमपल्ली साड़ियां, ये डिजाइन आप देख सकते हो। एंड ये जो है इसको कलमकारी कहते हैं। दोनों ही काफी महंगी पाई जाती है बिकॉज ये हाथ से बनाई जाती है, आंध्र प्रदेश के लोग इसको बनाते हैं। और यहाँ पर एक जो गांव है मुक्तापुर, वहां के जो जिले में रहने वाले लोग हैं, जो समूह है, वो इसे तैयार करते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपको ये याद रखना था कि पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में जहाँ के लोग पोचमपल्ली साड़ियां बनाते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के आधार पे ही नाम पड़ा है साड़ी का। पोचमपल्ली जिला है जहाँ के लोग बुनकर हैं, और इसीलिए पोचमपल्ली और कलमकारी जो साड़ियां हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है श्रीनगर। श्रीनगर से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका हाउसेस श्रीनगर में कैसी होती हैं, और बोट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके। श्रीनगर में कुछ जो यहाँ पे हाउसेस हैं वो माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो some houses in Srinagar are in mountains, some on the high mountains and some in the stones and beautiful wooden design। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनके जो घरों की क्वालिटी है इनको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाउस बोट पाया जाता है। 2 क्वेश्चन आता है। एक तो हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, तो श्रीनगर में हाउस बोट है जो कि 80 फीट तक लंबा और 8 से 9 फीट तक चौड़ा होता है। तो इसकी लंबाई है 80 फीट, चौड़ाई क्या है 8 से 9 फीट। क्या कहा जाता है, हाउस बोट कहा जाता है। और ये जिसे आप देख रहे हो ये एक हाउस बोट है, ये श्रीनगर में पाया जाता है।
एक और यहाँ पे बोट पाई जाती है डल लेक में, झेलम नदी में, उसको कहते हैं डोंगा बोट। ठीक है, तो डोंगा बोट और हाउस बोट दोनों ही यहाँ पे पाई जाती है श्रीनगर के अंदर। एंड इसमें बेसिकली इसकी विशेषता है कि इट हैज मेनी रूम्स इनसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड इट लुक्स लाइक अ हाउस। मतलब कि बेसिकली ये जब दोनों बोट आप देखोगे, हाउस बोट हो या डोंगा बोट हो, दोनों जो है अंदर से घर के जैसे दिखते हैं। इसको जैसे डिजाइन किया गया है ये घरों के जैसे दिखते हैं, अंदर इसके घर होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हाउस बोट और डोंगा बोट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ के घरों के बारे में। जो हाउसेज हैं पहाड़ी रीजन में कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हाउसेज जो बनाए यहाँ पे जाते हैं उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सुंदर डिजाइन का यूज किया जाता है। पत्थर के बने हुए घर है, ईंट और लकड़ी को यूज करके यहाँ पे घर बनाया जाता है। अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये श्रीनगर का घर है जहाँ पे बहुत ही सुंदर मेहराब बनाए गए हैं। मेहराब मतलब आप ये डिजाइन देख सकते हो, खिड़की का डिजाइन बहुत यूनिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे घरों की विशेषताओं में कि घर जो है यहाँ पे जो विंडोज है वो आपको बहुत ही अलग तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ के जो घर है वो स्टोन से एंड ब्रिक्स और वुड का यूज करके बनाया जाता है। डोर्स एंड जो विंडोज हैं वो काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किए जाते हैं, आर्किटेक्ट जैसे बनाते हैं उस तरह से पुराने जो घर होते थे। तो इस तरीके से यहाँ के घर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। अब बात करते हैं कश्मीर के लोग जो है फिश को कैसे खाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं। याद रखना कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाया जाता है। यहाँ पे शिकारा नामक बोट है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। स्पेशल चाय यहाँ पे पाई जाती है जिसको कहवा कहा जाता है। और उर्दू डोंगरी यहाँ की प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है, एक तो 3 प्रकार के बोट के नाम आए हैं। एक तो शिकारा बोट है जो कश्मीर में है, टूरिस्ट काफी यूज करते हैं। एक है यहाँ पे हाउस बोट और तीसरा है डोंगा बोट। तीनों ही श्रीनगर की विशेषता है कश्मीर में। एंड यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो हमने देख लिया कि जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, अलग ही डिफरेंट इनका आर्किटेक्ट होता है। और जो डिजाइन बेसिकली यहाँ किया जाता है घरों को अच्छे से, और जो भी घर है वो स्टोन से, वुड से, उनसे बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पे मुंबई के बारे में। मुंबई सबसे बड़ा भारत का शहर है। एंड यहाँ पर है कि टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वन हैज टू क्रॉस गुजरात, राजस्थान एंड कम टू महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट में काफी ज्यादा बना है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है तो उसे रास्ते में क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे सबसे पहले गुजरात से होते हुए राजस्थान एंड राजस्थान से महाराष्ट्र आना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर है दिल्ली से मुंबई तक की जो दूरी है टोटल वो कितनी है? 1400 किलोमीटर की दूरी है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। एंड ऑन 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। तो पहली जो ट्रेन है जिसकी शुरुआत की गई थी वो मुंबई से थाने के बीच में शुरू की गई थी, विच इज ऑन 1853। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक पेंटिंग है, स्पेशलिटी यहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र की फेमस जो पेंटिंग है उसको कहा जाता है वर्ली पेंटिंग। आप ये पेंटिंग देख सकते हो, वर्ली आर्ट इसको कहा जाता है। ये जो वर्ली पेंटिंग है ये महाराष्ट्र रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो ये मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुंबई के बारे में। और महाराष्ट्र की स्पेशल जो ये पेंटिंग है वो है वर्ली पेंटिंग। ठीक है, जैसे हमने बिहार मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग देखा, ऐसे ही जो वर्ली आर्ट है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र का फेमस है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम नेक्स्ट आता है गोलकुंडा फोर्ट। कहाँ पर है गोलकुंडा फोर्ट वो आपको याद रखना है। तो गोलकुंडा फोर्ट इज इन हैदराबाद। पहला पॉइंट हैदराबाद में है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है गोलकुंडा फोर्ट जो कि हैदराबाद में है। द पार्ट ऑफ द वॉल इन अ सर्कुलर शेप, जो भी वॉल है यहाँ पे सर्कुलर शेप में पाया जाता है, जिसको हम यहाँ पे बेशांस या बुर्ज कहते हैं। तो बुर्ज जो है बेसिकली दीवार का गोलाकार भाग होता है, उसको बुर्ज कहा जाता है। और गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, देर आर 87 सच बेस स्टेशन ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ गोलकुंडा, यानी कि यहाँ पे 87 बुर्ज इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने बुर्ज हैं टोटल इस गोलकुंडा किले में? जो सर्कुलर शेप में जो वॉल है इस तरह की 87 वॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं।
कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड गोलकुंडा, मतलब ये तो ऐसे याद रखना है आपको, कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 तक गोलकुंडा पे राज किया। उसके बाद जो 1200 से पहले जो गोलकुंडा का किला था वो मिट्टी का था, यानी कि 1200 ईस्वी से पहले गोलकुंडा का किला किससे बना हुआ था? मिट्टी से बना हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। उसके अलावा औरंगजेब यहाँ पे आया, औरंगजेब ने इसमें हमला किया और यहाँ पे, लेकिन वो असफल रहा था, क्योंकि जो ऊंची और गोल दीवारें हैं यहाँ की, वो उसने हेल्प किया था अटैक से, यानी कि यहाँ ये जो किला है इसको बनाया गया था ऊंची और गोल दीवारों यानी कि बुर्ज की मदद से, जिससे कि दुश्मनों से बचा जा सके। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, यहाँ पे नोमैडिक पीपल हैव बीन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम ब्रॉन्ज। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिक्सचर होता है? तो ब्रॉन्ज जो है वो दो आपके जो मिश्र धातु है उससे मिलके बना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो ब्रॉन्ज है वो बना है कॉपर से और टिन से। ठीक है, ब्रॉन्ज जो है वो किससे बना है? एक तो है कॉपर एंड प्लस है टिन। कॉपर और टिन के मिक्सचर से क्या बना है? यहाँ पे कांसा बनता है। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं कांसा, और कॉपर को कहते हैं हम यहाँ पे तांबा, और टिन को टिन बोला जाता है। तो टिन और तांबे के मिक्सचर से कांसा बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है घड़ी सर। ठीक है, तो घड़ी सी सर कहाँ पर है? तो सर का मतलब होता है यहाँ पे पॉन्ड। ठीक है, ये राजस्थान में बेसिकली सर का मतलब क्या है? पॉन्ड, यानी कोई तालाब। इट इज बिल्ड बाय राजा घड़ासी, जो कि जैसलमेर के थे, उन्होंने इसको बनवाया था, ये याद रखना है। और बाकी तो इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। इसके दोनों ओर पक्के घाट है, बरामदे हैं, बड़े बड़े कमरे और हॉल थे जब इसको बनवाया गया था। ठीक है, बेसिक बात। नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ नेशनल पार्क के बारे में, कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यहाँ बेसिकली क्वेश्चन कौन सा पार्क कहाँ पर है यहाँ से आता है। तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले राइनोसोर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये याद रख रहा है। दूसरा पॉइंट याद रखना है गिर नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। सो ये बस आपको बेसिक याद रखना है कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है गुजरात में। नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट है। तो सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का क्या है? जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो क्या है? जिम कॉर्बेट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क। अगर आपसे सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए या फर्स्ट पूछा जाए, अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका लार्जेस्ट, तो अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा हाइम्स, जो कि लेह में है। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो साउथ बटन है अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज इन केबुल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट है केवल नेशनल पार्क्स के बारे में। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज्यादा बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो काजीरंगा, गिर या फिर जिम कॉर्बेट, जो कि आपका उत्तराखंड में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन कंट्री नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की, गोवा में बोली जाती है। ज्यादातर जो राइस है वो कालाहंडी जिले उड़ीसा में उगाया जाता है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा राइस पाया जाता है कालाहंडी जिले में। सोहना विलेज कहाँ है? हरियाणा में। इसके अलावा गीजू भाई बदेका के बारे में याद रखना कि गीजू भाई बदेका जो है वो गुजरात के रहने वाले थे, एंड ही यूज्ड टू राइट फनी स्टोरीज एंड लेटर्स फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली चिल्ड्रन के ऊपर ये बहुत सारे जो स्टोरीज हैं या जो नॉवेल है या जो यहाँ पे लेटर्स हैं वो ये लिखा करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना था। तो इसी के साथ गाइस हमारा होता है ये सेशन कंप्लीट। और
तीनों ही पार्ट में हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। दिस वाज आवर लास्ट पार्ट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, यू कैन गिव मी इन कमेंट बॉक्स। एंड नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियोस, बिकॉज बहुत जल्दी एज अ होल वीडियो हर सब्जेक्ट की आपकी आने वाली है सीटेट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।